अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब ये आधिकारिक रूप से साफ हो चुका है कि हमारे देश में सबसे नया और सबसे ताज़ा घोटालेबाज गौतम अडानी हैं। आज की सारी न्यूज़पेपर और सारी न्यूज़ हेडलाइंस चीख चीख कर ये कह रही हैं कि गौतम अडानी ने निवेशकों को धोखा दिया है। अमेरिका की एक कोर्ट ने ये आरोप लगाए हैं कि गौतम अडानी ने एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी और ये रिश्वत 265 मिलियन डॉलर यानी 2236 करोड़ रुपए की थी। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि गौतम अडानी पर रिश्वत के ये आरोप लगने के बाद अब लोग क्यों कह रहे हैं कि कहाँ गए वो लोग जो ये कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप आज इन तस्वीरों को देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गयाना में हैं और वहां उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। गयाना देश का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसे ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, वो मोदी को दिया जा रहा है और ये देने वाले गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर अली इरफान साहब हैं। इस अवार्ड को देने के बाद इरफान अली साहब ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफें भी की और ये कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें मोदी को ये अवार्ड देने का मौका मिला। खैर, आज मैं गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान साहब को हमारे देश की कुछ खबरें भी दिखाना चाहती हूँ, जिनमें सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां अदालत के आदेश पर 16वीं शताब्दी की एक जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। और जानते हैं ये सर्वे क्यों किया गया? क्योंकि इस मस्जिद के खिलाफ एक याचिका दायर करके ये कहा गया कि पहले मस्जिद की जगह मंदिर था। अदालत ने भी याचिका की सुनवाई की और फौरन मस्जिद का सर्वे करने के लिए आदेश दे दिए। एक सर्वे करने वाले लोग ये रखे देखेंगे कि कहीं मस्जिद के नीचे मूर्तियां तो नहीं दफन हैं। सोचिए, एक तरफ गयाना के राष्ट्रपति अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मोदी को दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में आज हालात ये हो गए हैं कि कोई भी एरा गैरा आता है, किसी भी मस्जिद पर उंगली रखता है और ये कहता है कि यहाँ पहले मंदिर था और हमारे देश की अदालतें फौरन मस्जिद के नीचे मंदिर होने की जांच के आदेश दे देती हैं। आज इरफान अली साहब को मध्य प्रदेश से आई ये खबर भी देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश में एक मेला लगता है, वहां पर कुछ मुस्लिम दुकानदार भी अपनी दुकानें लगा लेते हैं, लेकिन इन दुकानदारों को वहां से भगा दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हिंदुओं के मेले में मुसलमान दुकानें नहीं लगा सकते। बेचारे मुसलमान भी बगैर किसी शिकवे शिकायत के वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनकी सुनवाई आज देश की किसी भी अदालत, किसी भी पुलिस थाने में नहीं होगी और उल्टा उन्हें ही गुनहगार साबित कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने वाले डॉक्टर इरफान अली साहब इन खबरों को ज़रूर देखें और ये गौर करें कि क्या जो सम्मान उन्होंने दिया है वो सही दिया है। खैर, मोदी जी मुस्लिम देशों में जाकर वहाँ के नेताओं को गले लगाते हैं और उनसे सबसे बड़ा सम्मान भी पाते हैं और भारत में वो हिंदुओं से ये कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। खैर, अब आपको इजराइल के बढ़ते जुल्म और नरसंहार की खबरें बताती हूँ। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर बहुत बड़ा हमला किया है। उसने गाजा के कमाल अदवान अस्पताल पर बम गिराए हैं, जिसमें गाजा के 70 लोग मारे गए हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। जो लोग मारे गए हैं उनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। इस हमले के बाद उसी अस्पताल के इस डॉक्टर की आंखें नम हैं और ये आंखों में आंसू का समंदर लिए कह रहा है कि वो घायल लोगों का इलाज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अस्पताल में ना तो एम्बुलेंस है और ना ही इलाज करने की दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। द हेल्थ केयर सिस्टम इन नॉर्दर्न गाजा हैज़ कोलैप्स्ड and we are unable to provide anything. All our appeals have been in vain.
सोचिए, आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी किसी भी मुल्क में एक हिंदू को चांटा भी लगता है तो हमारे देश की सरकार और लोगों का खून खौल जाता है। और हमारे देश की सरकारें ऐसा दबाव बनाती हैं कि दूसरे देश की सरकारों को मीडिया के सामने आकर ये सफाई देनी पड़ती है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन दुनिया में 57 मुस्लिम देश होने के बाद भी फिलिस्तीन में 50,000 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम किया जा चुका है और मुस्लिम देश इजराइल को कुछ नहीं कह पा रहे हैं। हाँ, इजराइल दुनिया को ये ज़रूर बता रहा है कि वो फिलिस्तीन में अपने दुश्मनों को मार रहा है। जैसे कल गाजा में अस्पताल पर हमला करने के बाद इजराइल की डिफेंस फोर्स दुनिया को ये दिखा रही थी कि देखिए साहब, हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर जिन मिसाइलों से हमला कर रहे हैं वो मिसाइलें रूस की बनी हुई हैं और रूस इजराइल के खिलाफ युद्ध में उसके दुश्मनों का साथ दे रहा है। कल ही इजराइल की डिफेंस फोर्स ने यह भी बताया कि बीते एक साल में जब से उसने फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध शुरू किया है वो गाजा में सैकड़ों अस्पताल बनवा चुका है। उधर यूक्रेन भी लगातार रूस पर हमला कर रहा है और इस हमले में वो अमेरिका और ब्रिटेन की बनी मिसाइलें मार रहा है। आज यूक्रेन ने पहली बार ब्रिटेन की बनी मिसाइलें रूस पर दागी हैं और यूरोप के देश बड़े फख्र के साथ इस बात को कहते हैं कि वो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। सोचिए, कितना बड़ा मजाक है। जो देश गाजा के अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है, उन्हें कब्रिस्तान बना रहा है, वो अस्पताल बनाने की बात कर रहा है और यूरोप देश उसका यकीन कर रहे हैं और उसका साथ देने के लिए न सिर्फ उसे हथियार सप्लाई करते हैं बल्कि अपनी सेनाएं भी भेजते हैं। खैर दोस्तों, अब उस खबर पर लौटते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। तो बात दरअसल ये है कि आज लोग सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं कि कहाँ गए वो लोग जो ये कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। द कारवा नाम के एक न्यूज़ पोर्टल के कंसल्टिंग एडिटर ये लिखते हैं कि गौतम अडानी ने 2020 से लेकर 2024 तक हमारे देश की सरकारी अधिकारियों को 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की घूस खिला दी और उनसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए हमारे देश के नेता यही कहते रहे, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। इसी तरह से एक और यूजर संदीप मनुधाने ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करप्शन को लेकर कुछ बयान याद दिलाए हैं। आज मैं आपको वो भी पढ़कर बताती हूँ। पहला बयान तो ये है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और दूसरा बयान ये है कि हमें अपने देश के उद्योगपतियों से नफरत नहीं करनी चाहिए। वो देश को बनाते हैं और सरकार का भी सपोर्ट करते हैं। और तीसरा बयान ये है कि 2014 के बाद से मेरे ऊपर या मेरी सरकार के ऊपर एक भी करप्शन के चार्जेस नहीं लगे हैं। अब सोचिए, जब राहुल गांधी सेफ अलमीरा खोलते हैं और उसमें से गौतम अडानी की फोटो निकालते हैं तो बीजेपी और मोदी मीडिया के तमाम एंकर्स ये जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। महाराष्ट्र में जब बीजेपी के महासचिव पर नोट बांटने के आरोप लगते हैं तब भी मोदी मीडिया एंकर्स तब भी गोदी मीडिया के एंकर्स विनोद तावड़े को बचाने में लग जाते हैं और ये कहते हैं कि ये सिर्फ आरोप है। अदालत ने उन्हें गिल्टी नहीं माना और मुझे यकीन है कि आज भी जब अमेरिका की एक अदालत ने गौतम अडानी पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए दोषी माना है, तब भी बीजेपी और हमारे देश की मीडिया इस बात को साबित कर देगी कि अमेरिका की जिस अदालत ने गौतम अडानी पर रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का आरोप लगाए हैं, उस अदालत और उस अदालत के जज को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। शायद आप जॉर्ज सोरोस का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, जॉर्ज सोरोस भारत की गोदी मीडिया और बीजेपी के लिए गांव की वो लुगाई है जिसे कोई भी आकर कुछ भी कहकर चला जाता है। जब भी हमारे देश के लोगों या फिर बीजेपी के खिलाफ कोई भी आरोप लगता है तो फिर उसका सारा ठीकरा जॉर्ज सोरोस पर ही फोड़ा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब शाहीन बाग में CAA और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, तब भी बीजेपी ने ये कहा था कि इस प्रोटेस्ट को जॉर्ज सोरोस फंडिंग दे रहा था और जो बिरयानी वहाँ बट रही थी वो जॉर्ज सोरोस के पैसों से ही बट रही थी।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।